हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया था, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, ये वाला चैप्टर में। और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, तो अभी हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकॉम्प्लेस्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस भी होती है एंड केमिकल प्रोसेस भी होती है, ठीक है। द बक्कल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस। तो बक्कल कैविटी के ना दो, मतलब बक्कल कैविटी हमने बताया था, तो उसके ना दो मेजर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, और द फैसिलिटेशन ऑफ सोलोइंग। मतलब क्या, मेस्टिकेशन का मतलब है कि पूरा ही, जैसे कि हमने ये खाना खाया, ये खाने का पार्टिकल है, ये रहा हमारा माउथ, हमने इसके अंदर लिया और यहाँ पे सलाइवा वलाइवा सब मिक्स हो गया और पूरा हमने क्या उसको बोलस जैसा क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने बोलस बना लिया, सलाइवरी ग्लैंड सारी इसमें सलाइवा मिक्स हो गए, तो ऐसा करके कुछ चीज़ बन जाएगी। इसे क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेसिंग को हम बोलेंगे मेस्टिकेशन। मतलब कि पूरा दांत हमारे चबाने का काम करेंगे, ठीक है, उसको बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर देंगे, उसके बाद सलाइवा उसको पूरा लुब्रिकेट कर देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेस्टिकेशन बोलेंगे। एंड दूसरा फंक्शन क्या होता है, सोलोइंग, मतलब कि निगल लेना, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ है ना। द टीथ एंड टंग with the help of saliva masticates and mix up the food thoroughly. Mucus in saliva help in lubricating and adhering the masticated food particle into the bolus. मतलब जो जो lubrication, मतलब सलाइवा में म्यूकस, सलाइवा एंड म्यूकस, इन सब का काम क्या होता है, पहले मेस्टिकेट हुआ फूड, उसके बाद में क्या बना दिया गया, बोलस बना दिया गया, ठीक है ना। जैसे कि आटा रोल करते हैं हम, ठीक है, तो आटा पहले पाउडरी फॉर्म में होता है, डैनो हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, हमने वाटर ऐड कर दिया, उसके बाद में क्या बन गया, वो एक हम बॉल बॉल ऐसे करके बना लेंगे लोई टाइप में, ठीक है, रोटी बेलने के लिए। सो उस टाइप की चीज़ को हम बोल सकते हैं बोलस, ठीक है। तो कैसा, ऐसा ही कुछ चीज़ बन जाती है, उसको बोलते हैं हम बोलस, ठीक है। द बोलस इज द कन्वेड इनटू द फेरिंग्स। उसके बाद में वो बोलस कैसे होता है, फेरिंग्स के अंदर जाता है, ठीक है। तो फेरिंग्स के अंदर जाता है, देन इनटू द ओइसोफेगस, उसके बाद में जाता है ओइसोफेगस को। तो सोलोइंग मतलब कि निगलने को हम क्या बोलते हैं, तो साइंटिफिक टर्म है डिग्लूटिनेशन। तो क्या बोलेंगे, इसे डिग्लूटिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, द द बोलस फर्दर पासिस डाउन थ्रू द ओइसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स। अब इसमें वेव्स का टर्म क्यों यूज़ किया गया, अब देखो बताती हूँ मैं वेव्स का टर्म्स क्यों किया गया है, ठीक है। बात चल रही है यहाँ पे ओइसोफेगस की, तो ठीक है ना। तो ओइसोफेगस कैसी है, ये रही, ये है, ठीक है, ये रही ओइसोफेगस, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ओइसोफेगस हमारा, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होगा, ये एकदम फ्लेक्सिबल, इसकी मसल्स कैसी हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है। अब देखो, अब आ रहा है हमारा बोलस, आ रहा है, ये देखो, ये खाना है, ये चप चप के ऐसा हो गया है, तो यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये मूव करेगा, फाइन। तो देखो, अब ये मूव करेगा, तो ये तो पूरा इतना इतना बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, ट्यूब थोड़ी सी पतली है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, जब अभी तो यहाँ पे है, अब इस साइड पे आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर और नीचे आएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप खुद देखेंगे, अब हम अगर क्रिएट करेंगे इसका स्ट्रक्चर तो कैसा हो जाएगा, पहले ऐसी थी ट्यूब, फिर ऐसी थी, जहाँ पे नहीं है बोलस वहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई, यहाँ पे ऊंची हो जाएगी, तो ये कैसी ऐसी वेव्स बना रही है। तो वेव्स कैसे चलती है, ऐसे मूव करती है ना वेव्स, तो वही, तो वेव्स वाली एक फॉर्म बना रही है, इसीलिए इसको वेव बोल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टालसिस। और इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलेंगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलेंगे इसे, ठीक है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं इसको, ओके। द गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। तो हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, ठीक है, ऊपर की साइड स्टमक में, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, स्टमक में जब खाना आया तो उसको वो फिर से बैक फ्लो ना होने दे, तो ये इसका काम होता है, ओके। तो इतना समझ में आ गया ना हमको। अब हम आगे चलते हैं नीचे, ठीक है। द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू ओरल कैविटी। तो सलाइवा ओरल कैविटी के अंदर होती है, सलाइवरी ग्लैंड, तो वहीं सिक्रेटेड होती हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, ठीक है। और इनके पास एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो इसको हटा दूँ मैं, रहने देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं इनके पास में, एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी एमाइलेज, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ठीक है, ठीक है ना। एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी एमाइलेज होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज क्या, टाइलिन, ठीक है। तो क्या होगा, टाइलिन, ठीक है, टॉयलिन होता है सलाइवरी एमाइलेज में, और क्या होता है, और इसके साथ में होता है अल्फा एमाइलोज, ठीक है, सॉरी अल्फा एमाइलेज होता है इसके पास में, ठीक है, अल्फा एमाइलेज होता है, ठीक है। अल्फा एमाइलेज का काम क्या होता है,
इसका काम होता है, अल्फ़ा एमाइलेज का काम होता है, अल्फ़ा एमाइलेज ब्रेक करेगा किससे? अल्फ़ा एमाइलेज ब्रेक करता है अल्फ़ा बर्न फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को। किसको? अल्फ़ा बर्न फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये क्या करता है? तो ये तो सोचो, मुंह के अंदर ही उन्होंने अल्फ़ा बर्न फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तोड़ दी। ठीक है, इसका बहुत सारा मतलब ऐसे करके मतलब बहुत छोटा पार्टिकल्स अब बना लिया है इन्होंने। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, एंड लाइसोजाइम, और क्या होते हैं? लाइसोजाइम होते हैं। लाइसोजाइम का क्या काम होता है? लाइसोजाइम क्या होता है? एक एंटीबायोटिक ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, मतलब कि एंटीबॉडी टाइप। ठीक है, मतलब एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है, मतलब है ना। तो लाइसोजाइम क्या होता है? एंटी बैक्टीरियल होता है। ठीक है, तो एंटी बैक्टीरियल होता है लाइसोजाइम। ठीक है, तो समझ में आ गया ये। एंड हाँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोजाइम कहाँ से सिक्रीट होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, और कहाँ से सिक्रीट होता है? एक तो हमारे सलाइवा में हो गया लाइसोजाइम, एंड दूसरी अगर चीज़ बोली जाती है तो कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये सिक्रीट होता है पेनेट सेल से। किसे सिक्रीट होता है? पेनेट सेल से होता है सिक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो पेनेट सेल से सिक्रीट होता है ये। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड ओवर ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। ठीक है, एंड अब चलते हैं हम आगे, द सलाइवरी एमाइलेज। ओके ओके ओके, चलिए, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं पूरी। ठीक है, so the salivary amylase about 30% of starch is hydrolyzed here by the enzyme of optimum pH होता है 6.8 into disaccharide maltose lysozyme present in the saliva antibacterial agent। चलो, हो गया ये, है ना। इसे हटाओ, अब हम देखेंगे इसको। ठीक है ना, अब देखो क्या बताया गया है। सलाइवरी एमाइलेज काम करता है स्टार्च पे। ठीक है ना, स्टार्च पे काम करता है सलाइवरी एमाइलेज। अब स्टार्च क्या है? स्टार्च है पॉलीसैकेराइड स्टार्च। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये क्या है? पॉलीसैकेराइड स्टार्च। ठीक है, तो आप ये समझ लो यार। ठीक है ना, मेरा पेन सही से चलता नहीं है एक्चुअली, फिंगर से हो नहीं पाता है इसे, है ना। तो क्या जाता है? ये स्टार्च होता है। ठीक है, ये सॉरी, क्या है ये? अरे, क्या लिखा है ये मैंने? एक मिनट, तो मैं खुद ही भूल गई हूँ मैंने क्या लिख दिया। ए सॉरी सॉरी सॉरी, पॉलीसैकेराइड लिखा था यहाँ पे मैंने। तो ये क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया पॉलीसैकेराइड हो गया। ठीक है ना, आई एम सॉरी गाइस, ऐसे हो जाता है कभी कभी, दिमाग थोड़ा इधर उधर चला जाता है। ठीक है, और स्टार्च किससे मिलके बनता है? ये बनता है एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, स्टार्च बनता है एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, हमने लिख लिया ये। और पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या होती हैं? अभी हमने पीछे हमने एक लिंकेज का नाम सुना था, दैट वाज अल्फा वन फोर। ठीक है, लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, या फिर वन सिक्स। ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? ये रहा सलाइवरी एमाइलेज, स्टार्च पे काम करेगा, स्टार्च पे जाएगा, इसको कट 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 करके, और पीएच कितना है? 6.8 है इसका। ठीक है, उसके बाद में इसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। माल्टोज क्या है? ये था पॉलीसैकेराइड, और माल्टोज हमारा होता है, दूसरे पेन से लिखते हैं, माल्टोज होता है डाईसैकेराइड। क्या होता है? अरे चलो, डाईसैकेराइड होता है। ठीक है, माल्टोज। ठीक है, और इसकी इसकी क्या होती है? इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से मिलके बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनता है ये। इसके अंदर कौन सी लिंकेज होंगी? इसके अंदर लिंकेज होंगी अल्फा वन फोर लिंकेज। ठीक है, इनके पास अल्फा वन फोर लिंकेज होंगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या कर रहा है? पॉलीसेकेराइड से डाईसेकेराइड में कन्वर्ट कर रहा है, और ये किसका काम है? ये किसकी वजह से हो पा रहा है? सलाइवरी एमाइलेज की वजह से। ठीक है, तो चलिए, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे की चीज़ें कुछ पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। ओके, तो चलते हैं। ठीक है, द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, म्यूकोसा जो लेयर होती है उसके पास में क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव थ्री मेजर टाइप ऑफ सेल्स, नेमली, नंबर फर्स्ट क्या है? म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस। ठीक है, क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है। और म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का मेन फंक्शन होता है, एक स्टमक की बात चल रही है ना, स्टमक की बात, तो स्टमक में म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस क्या करेगा? HCl सिक्रीट हो रहा है म्यूकस के अंदर, तो क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा किसको? ये प्रोटेक्ट करेगा स्टमक लाइनिंग को। ठीक है, प्रोटेक्ट्स स्टमक लाइनिंग
फ्रॉम HCl, ठीक है। तो ये HCl से प्रोटेक्ट करेगा स्टमक लाइनिंग को। ओके, तो आगे चलते हैं। पेप्टिक एंड चीफ सेल्स विच आर सिक्रेटेड बाय प्रोएंजाइम, ठीक है, पेप्सिनोजन एंड पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल विच सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, जो कि फैक्टर एसेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए एसेंशियल होता है, ठीक है। समझ में आ गया। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, किसकी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। ओके, तो अभी इतना हटा देती हूँ मैं पहले, ठीक है। चलो अभी हम आगे देखते हैं, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। फाइन। ओके, तो अभी देखेंगे द स्टमक स्टोर द फूड 4 to 5 आवर, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है आपको, ठीक है। द फूड मिक्सेस थ्रूली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट। तो स्टमक के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है, दैट इज चर्निंग मूवमेंट होता है स्टमक के अंदर, ठीक है ना। इट इज मस्कुलर वॉल इज कॉल्ड कायम, ठीक है। The proenzyme pepsinogen on exposure to hydrochloric acid gets converted into active enzyme pepsin, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही HCl निकलता है उसकी कांटेक्ट में आते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिनोजन, ठीक है ना। पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी कन्वर्ट होने के लिए एक जो मेन चीज़ होती है वो होता है पीएच, की कितना पीएच नीडेड है। तो इसके लिए पीएच चाहिए होगा हमको 1.8 पीएच चाहिए होगा, ठीक है। ये 1.8 है, तो 1.8 पीएच चाहिए होगा जिससे कि ये एक्टिवेशन होके पेप्सिन में कन्वर्ट हो पाए। समझ में आ गया। एंड देन अब हम आगे देखते हैं, चलो ठीक है। द प्रोटीलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टमक पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स, ठीक है, पेप्टाइड्स बोलते हैं। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लुब्रिकेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियम। समझ में आ गया। फ्रॉम क्या लिखा है, फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो HCl से ये सब प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। HCl प्रोवाइड द एसिडिक पीएच दैट इज 1.8। तो यहाँ पे भी हमको कितना चाहिए था, 1.8 चाहिए था। ओके, अभी इतना हो ही गया तो इसको ऊपर ही कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो 1.8 पीएच चाहिए होगा, ठीक है, जो कि किसका होता है, HCl का होता है, क्योंकि हाईली एसिडिक है, ये हाईली एसिडिक है ना, ठीक है। हाँ लिखा हुआ है देखो, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन के लिए, ठीक है। रेनिन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ऑफ इन्फेंट। तो किस में मिलता है, ये बच्चों में मिलता है, ठीक है। इन्फेंट्स होते हैं जो कि न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, उनमें ये मिलता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, पूछा जाएगा कि रेनिन रेनिन किसकी प्रोटीन है, तो हम बोल सकते हैं कि इन्फेंट में मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, जो किसका डाइजेशन करता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और मिल्क की प्रोटीन का नाम क्या है भाई, मिल्क की प्रोटीन का नाम होता है कैसिन। तो क्या होता है इसका नाम, कैसिन, यही होगी स्पेलिंग, है ना। तो मिल्क की प्रोटीन होती है कैसिन, जो कौन डाइजेस्ट कराता है, रेनिन, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों में, ठीक है, क्योंकि बच्चे तो दूध पीते हैं ना, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, so various type of movement are generated by the muscularis layer, the small intestine. Their movement help in the through the mixing of the food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion, ठीक है। The bile, pancreatic juice and intestinal juice, ठीक है, आर द सिक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो वाइल, पैनक्रिएटिक जूस, ये सब कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, ठीक है। देन पैनक्रिएटिक जूस एंड वाइल आर रिलीज थ्रू द हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, जो हमने लास्ट वाली हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट देखी थी, जो कि किस में खुल रही थी, कॉमन डक्ट थी ना, जो हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट थी, ठीक है, वो किस में जाके खुल रही थी, मतलब कॉमन डक्ट खुल रही थी, है ना। तो कॉमन डक्ट जो थी ना, यस, हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट थी ना जो हमारी, जो सारी चीज़ों की कॉमन थी, वो किस में जाके खुल रही थी, वो ड्यूडेनम में जाके खुल रही थी। ओके, तो ड्यूडेनम में जाके खुलेगी, ठीक है। तो और उसके बाद में ये सब जो भी इसके एंजाइम्स वगैरह हैं, जूसेस हैं, वो कहाँ चले जाएंगे, ड्यूडेनम में चले जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा डाइजेशन किस में बोला जाता है, कि ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बो प्रोकार्बो
कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं? एक होता है डीएनएस एंड एक होते हैं आरएनएस। तो न्यूक्लियस क्या है? एक हो गए डीएनएस एंड दूसरे हो गए आरएनएस। तो ठीक है, समझ आया? ओके, तो ये हो गए। ठीक है, तो पेन चेंज करना है ना हमें, यस। फिर क्या था? ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम। न्यूक्लियस ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंट्रोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द। तो ट्रिप्सिनोजन किससे किससे एक्टिवेटेड होता है? एंट्रोकाइनेसिस के थ्रू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये किस एंजाइम के थ्रू एक्टिवेटेड होता है? एंट्रोकाइनेज। और इसके लिए पीएच चाहिए होगा 7.4। तो कितना पीएच चाहिए होगा? पीएच चाहिए होगा 7.4 पीएच चाहिए होगा इसके लिए। ओके, तो फिर देखो, अभी ऊपर ही ले लेते हैं इसे। ठीक है ना, इतना हो गया है हमारा। ओके, तो फिर देखो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। ठीक है, और सिक्रेटेड किससे होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम इन द पैनकेटिक जूस द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है? बाइल होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलरुबिन, बिलवर्डिन, बाइल सॉल्ट एंड कोलेस्ट्रॉल। ये सब मैंने पहले बता दिया आपको, डायग्राम में बता दिया था। ठीक है, एंड फोस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम। तो बाइल जूस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कि इनके पास एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, तो इनके पास एंजाइम नहीं होंगे। ठीक है ना। बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इसका काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स का। ठीक है, एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मीजल्स। ठीक है, बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स। और मीजल किस में आता है? एक वर्ड आता है मीजल, ये आता है केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर में आता है ये तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, चलिए। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल। ठीक है, विच सिक्रीट म्यूकस। तो गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है गॉबलेट सेल। ठीक है ना। Okay, the secretion of the brush border cell mucosa along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice और succus entericus। तो intestinal juice का दूसरा नाम बोला जाएगा तो क्या होगा? intestinal juice को बोलते हैं हम succus entericus बोला जाता है intestinal juice को। This juice contains a variety of enzymes like disaccharide। ठीक है, जैसे डाइसेक्राइड का एग्जांपल क्या है? माल्टेज। ठीक है, हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, डाईपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेजेस होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द pancreas protects the intestinal mucosa from acid as well as provide alkaline pH। कितना होता है? हाँ, एल्कलाइन मीडियम, पीएच होता है 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये समझ में आ गया। एंड देखो, सम म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन। ठीक है, सम म्यूकोसल ग्लैंड क्या है? ब्रूनर ग्लैंड है, ये भी हेल्प करती है इसमें। अब चलिए, सो अभी यहाँ पे दिया हुआ है ये। सो देखो, प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियसिस, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं स्टमक से, आ रहे हैं इंटेस्टाइन के अंदर। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? स्टमक से आ रहे हैं। किस में? इंटेस्टाइन में। तो ये बात चल रही है इंटेस्टाइन के अंदर है। ठीक है, अब हमने किसका यूज़ किया? इनको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है ना, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सब यूज़ कर लिए हैं हमने। ठीक है, तो क्या बना देगा? ये डाई पेप्टाइड्स बना देगा। ठीक है, इनके पास क्या होता है? 2 अमीनो एसिड्स होते हैं इनके पास। क्या होता है? 2 अमीनो एसिड। तो क्या होते हैं? 2 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, एंड कौन सी लिंकेज होती है? पेप्टाइड लिंकेज। ज़्यादातर के पास तो पेप्टाइड लिंकेज ही है। ओके, तो क्या होती है इनके पास? पेप्टाइड लिंकेज होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नीचे वाला, नीचे वाले में भी सेम है। देखो, पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च है, एमाइलेज का यूज़ किया, इसकी यूज़ से क्या बन गया? डाइसैकेराइड बन गया। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, फैट है, लाइपेजेस का यूज़ किया। ठीक है, ठीक है ना। कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? पैनक्रिएट से सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या बन जाएगा? डाइग्लिसराइड बन जाएगा, उसके बाद में मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसके बारे में। अब देखो, इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लिक एसिड है।
कौन सा एंजाइम यूज़ किया है, न्यूक्लियस एंजाइम यूज़ किया है और उसकी वजह से क्या बना है, न्यूक्लियोटाइड्स बन जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से क्या बना है, न्यूक्लियोसाइड्स बनना है। न्यूक्लियोसाइड्स के लिए हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, हमने यूज़ किया है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, न्यूक्लियोटाइडेजेस। ठीक है, उसके बाद में न्यूक्लियोसाइड से क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा शुगर एंड बेस बन जाएगा। तो उसके लिए हमने कौन सा एंजाइम यूज़ किया है, उसके लिए हमने एंजाइम यूज़ किया है दैट इज़ न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेजेस का यूज़ कर लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो डाइपेप्टाइड से क्या बनना है, अमीनो एसिड बन रहे हैं। ठीक है, और ये सब सारे एंजाइम्स कहाँ से निकल रहे हैं, ये एक मिनट, अरे एक सेकेंड है ना, इसे थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं और रहने देते हैं। एक मिनट, स्मॉल कर देते हैं, अभी लिखना पड़ेगा ना हमें, तो फिर लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो ये सब कहाँ से आ रहे हैं, एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट हो रहे हैं। देखो डाइपेप्टाइड्स को कन्वर्ट किया है अमीनो एसिड में, किसकी हेल्प से, डाइपेप्टाइडेजेस की हेल्प से। ठीक है, तो अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन कैसा होता है, एक्टिवली अब्जॉर्ब होगा। ये कैसे होगा, एक्टिवली अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अमीनो एसिड नहीं है, एक्टिवली अब्जॉर्ब होगा। ए बी लिख दिया शॉर्ट में मैंने। ठीक है, माल्टोज का माल्टेज यूज हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कैसे कैसे हो सकता है, ये अब्जॉर्ब हो सकता है, इसके अब्जॉर्प्शन हो सकता है पैसिवली भी हो सकता है एंड एक्टिवली भी हो सकता है। तो कैसे हो जाएगा, पैक्टिवली, सॉरी, यस, पैसिवली एंड एक्टिवली दोनों टाइप से हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो लैक्टेज की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका भी सेम चीज़ पैसिवली एंड एक्टिवली ये अब्जॉर्ब हो सकता है। देन उसके बाद आता है सुक्रोज, सुक्रेज की हेल्प से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज का तो हमने देखा है पैसिवली एंड एक्टिवली होगा, बट हम कर रहे हैं बात फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज कैसे करके अब्जॉर्ब होगा, ये अब्जॉर्ब होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और सुक्रेज को हम क्या बोलते हैं, सुक्रेज एंजाइम यूज़ किया है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेज, इसको ही हम इन्वर्टेज बोलते हैं। तो ठीक है, सुक्रेज ही इन्वर्टेज है। ओके, अब देखो ये हमने रिएक्शन देख लिया, न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेट्स से न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज हो रहे हैं, न्यूक्लियोसाइडेज से शुगर एंड बेसिस बन रहे हैं, ये समझ में आ गया। एंड लास्ट वन इज डाई एंड मोनोग्लिसराइड को लाइपेज का यूज़ किया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कर दिया है कन्वर्ट। ओके, तो समझ में आ गया। और लाइपेज बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एंजाइम होता है, ये लिख लेने का है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लाइपेज कैसा है, वेरी पावरफुल। ओके, वेरी पावरफुल है, मज़े में तोड़ देता है ये किसी को भी। ठीक है, और इसे स्टेप्सिन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलने वाले हैं। तो इतना समझ में आ गया है गाइस, तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करने का है ना, तो चलिए लाइक कर दीजिए। एंड अब हम आगे का देखेंगे कि हम आगे लिखा क्या हुआ है। ओके, सो यही सब लिखा हुआ है। द ब्रेक डाउन ऑफ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मैंशन अबव अकर इन द ड्यूडिनम। अब जो भी हमने अभी पीछे पढ़े हुए थे, बायो मैक्रो से हमने माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, वो सब किस में हो रहा है, ये सब हो रहा है ड्यूडिनम के अंदर हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन वहीं होता है। ठीक है, रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, द सिंपल सब्सटेंस थर्स फॉर्म्ड आर अब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम, और अब्जॉर्ब किस में जाके होगा, जेजुनम में जाके होगा एंड इलियम रीजन में जाके अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, द अनडाइजेस्टेड, ठीक है, अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस पास ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और बाकी बचा कुचा भेज दिया लार्ज इंटेस्टाइन को, अब तुम ले लो, तुम्हें जो चाहिए ना वो ले लो। तो हल्का सा अगर देखा जाएगा तो अब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। ठीक है ना, तो वो भी हम आगे देखेंगे कि किस चीज़ का अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, मतलब कि बहुत कम चीज़ों का अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब देखो आगे, अरे ये तो पुरानी एनसीईआरटी में था नहीं, ये अभी ऐड हुआ है ना, प्रीवियस ईयर आई थिंक कुछ चेंजेस हुए थे ना, तब भी ऐड हुआ है इसमें ये। चलो देखते हैं, देख लेंगे, पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, फिर देखेंगे उसे।
नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ नहीं होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर अब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, कुछ वाटर्स का अब्जॉर्प्शन होगा, मिनरल्स का होगा और कुछ ड्रग्स का होगा, ठीक है। ड्रग्स मतलब कि दवाइयाँ। ओके, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन अधेरिंग एंड वेस्ट undigested particles together lubricating for easy passes, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फीसस, क्या बोलते हैं उसे, बोलेंगे फीसस बोलेंगे, ठीक है, जिसको कि एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। एंटर्स इनटू द सीकम, ठीक है, ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसिकल वाल्व, कौन सा वाल्व होता है, इलियोसिकल वाल्व होता है, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर, समझ में आ गया, बैक फ्लो ना हो इसलिए किसका काम होता है, इलियोसिकल वाल्व काम करता है, ठीक है। It is temporarily stored in the rectum, yeah, it is temporarily stored in the rectum till defecation, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए, बहुत ही कम मान्यूट से टाइम के लिए ये कहाँ रहता है, रेक्टम में रहता है। द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, ये सारी जो भी चीज़ें चल रही थी ना, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो भी चीज़ें हो रही थी वो किसके कंट्रोल में हो रही थी, हमारे हार्मोनल, ये हमारे ब्रेन, मतलब ब्रेन की एक्टिविटीज़ मान लो, ये सब हार्मोन्स की वजह से हो रहा था, ठीक है। और फॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डिफरेंट पार्ट, द साइन, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड in the oral cavity can stimulate secretion of the saliva. Gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by the neural signals. ये सब कैसे हो रहा था, क्योंकि न्यूरल सिग्नल्स मिल रहे थे तभी वो सिक्रीशन हो रहे थे, ठीक है ना। ये सब काम किसका है, ब्रेन का काम है, ठीक है। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म, ठीक है, समझ में आ गया, बोथ लोकल एंड थ्रू द CNS, यस CNS, ठीक है। Hormonal control of the secretion of digestive juices carried out by the local hormone produced by the gastric and intestinal mucosa. तो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब देखो भाई, आ जाओ, नया नया टॉपिक है, मुझे भी नहीं पता क्या लिखा है इसके अंदर, चलो देखते हैं क्या है। सो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स बताई गई हैं, ठीक है। अब देखो, द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स and the energy content of food are expressed in the terms of ensure of heat energy, मतलब कि किस में बताई गई है, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है फूड से या हमारी बॉडी में जो एनर्जी चाहिए, एक एनर्जी, एक जो हीट है ना, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है, तो हमने इसे किस में बता दिया गया है, हम मेज़र कर लेते हैं हीट की फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। बिकॉज हीट इज़ द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द ऑल एनर्जीज, तो अल्टीमेट फॉर्म है एनर्जीज का हीट, इसीलिए, ठीक है। दिस इज ऑप्शन मेज़र टू एज कैलोरी, इसको हम, मतलब जो एनर्जी होती है उसको हम किस किस से मेज़र करते हैं, तो इसका अगर बोलेंगे हम कि यूनिट क्या क्या होती है, कैलोरी होती है, जूल्स होती है, ठीक है। विच इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंस दिस वैल्यू इस टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो खुद देखो 1 डिग्री सेल्सियस कितनी टाइनी अमाउंट है, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजिस्टिक, ठीक है, कॉमनली यूज कैलोरी मीटर, ठीक है, तो सॉरी, कॉमनली यूज मतलब फिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, किलो कैलोरी यूज़ करते हैं, ठीक है, किलो कैलोरी यूज़ करते हैं, अब लिखा भी होगा, या फिर किलो जूल। तो अभी हम किस में पढ़ रहे थे, ओनली जूल या कैलोरी में पढ़ रहे थे, तो इसीलिए हम किलो कैलोरी में भी देखेंगे। 1 किलो कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg। तो अगर हम बात करेंगे कि कितना 1 kg के लिए, तो 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 किलो कैलोरी हो जाएगा, ये ऐसे ही करके इसमें क्या हो रहा है, 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, दैट वाज कैलोरी, ठीक है। उसके बाद में क्या था, कैलोरी ऑफ जूल ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द हीट लिबरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 ग्राम फूड, ठीक है, किस में, बॉम्ब कैलोरी मीटर में, ठीक है। कंबसन का मतलब जलाना, यस, अ क्लोज मेटल चैम्बर होता है विद फिल्ड विद O2, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। इट इज ग्रॉस calorific or gross energy value, the actual amount of the energy combustion of 1 gram of food is physiological value food. Gross calorific value of carbohydrate, proteins and fats are, ये याद रखने का है, कितनी होती है, 4.1 कैलोरी, ठीक है। ये किसकी है, ये है कार्बोहाइड्रेट का है, ठीक है। एंड 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम,
ठीक है। तो ये किसकी है, प्रोटीन की है, एंड 9.5 किलो कैलोरी पर ग्राम है फैट्स की। ठीक है, तो ये तीनों की याद करनी थी, तो याद कर लो 4.1, 5.6 एंड 9.45। तो फैट्स की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वेयर एज देयर फिजियोलॉजिकल वैल्यू आर 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये दे रखा एंड 9। यस, अगर हम देखेंगे ना, फिजियोलॉजिक वैल्यू देखेंगे, ठीक है, फिजियोलॉजिक वैल्यू देखेंगे ना, वो तो हमने ग्रॉस मतलब कि ग्रॉस स्पेसिफिक वैल्यूज़ देखी थी। अगर फिजियोलॉजिकल देखेंगे तो हम लिखेंगे 4 एंड 9। ठीक है, तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है, 4 4 एंड 9। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, अब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड्स, प्रोडक्ट्स। थोड़ी देर हो गई ना, टंग लगने लग गई है अभी। चलिए, absorption is a process by which end product of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. ठीक है, it is carried out by the passive, active and facilitated transport mechanism, जो कि मैंने अभी पीछे बता दिए थे। फैसिलिटेट किसके केस में हो रहा था, ये हो रहा था हमारे, फिर से बता रही हूँ मैं, ये तो आपको ही बताना था। तो ये किसके केस में हो रहा था, फैसिलिटेटेड हो रहा था हमारा फ्रक्टोज के केस में। तो किसके केस में हो रहा था, ये फ्रक्टोज के केस में ऐसा हो रहा था। ओके, so small amount of the monosaccharide like glucose, amino acid and some electrolytes like chloride ions and generally absorbed in simple diffusion। तो ये सब है, अमीनो एसिड हैं, ग्लूकोज हैं, ठीक है, क्लोराइड आयन है, ये सब कैसे जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू absorb हो जाते हैं। बट द passage of these substances into the blood depends upon the concentration gradient। ठीक है, however some substance like glucose, amino acid and absorbed with the help of carrier protein। ग्लूकोज और अमीनो एसिड को कैसे चाहिए होता है, कैरियर प्रोटीन चाहिए होती है, इसीलिए हमने इसे क्या बोला था, एक्टिवली अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हैंस रिक्वायर्ड एनर्जी वेरिएशन various nutrients like amino acid, monosaccharide like glucose, electrolytes like sodium ion are absorbed into the blood by the mechanism। ठीक है, तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इंसॉल्युबल। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इंसॉल्युबल होते हैं और ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ पे लास्ट में एक चार्ट दिया हुआ, तो यही सभी लिखे हुए हैं। ठीक है, वैसे हम ये जितना भी लिखा हुआ है हम सब पढ़ चुके हैं, तो इसे भी देख लेते हैं क्या पैराग्राफ लास्ट कुछ बचा हुआ है। दे आर फर्स्ट, ये सब छोड़ो। हाँ देखो, स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मीजल्स बना लेते हैं, जिससे कि बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाए, ये सब। ठीक है, दे आर रीफॉर्म्ड वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड क्या है, क्लोमाइक्रोन, विच आर ट्रांसपोर्टेड इन द लिम्फ वेसल, लैक्टियल्स बोलते हैं, इन द बिलाई। दीज लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज द अब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। या क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लिया इन्होंने, उसके बाद में वो ब्लड में छोड़ देंगे जो भी उन्होंने न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब किया था। ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ में भी कुछ अब्जॉर्प्शन होता है, कुछ स्टमक में होता है, कुछ मतलब कि ज़्यादातर किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो भी किस में होता है, ड्यूडिनम में। तो डाइजेशन हो रहा था। अच्छा, आप बताओगे कि किस में होता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है कि किस में होता है सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये भी मैं ही बताऊँ क्या, नहीं हम नहीं बताने वाले, जेजुनम मिलियम इसमें से किसी में होता है, तो आप ये बताओ। ठीक है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हाउ एवर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अ समरी, अब ये देखो, अब आगे दे रखा है क्या, अब देखो चार्ट दे रखा है यहाँ पे। अब हमने अभी बात की थी कि किस किस पार्ट्स में हो रहा था अब्जॉर्प्शन, माउथ में, स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखो, माउथ में क्या होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं। ठीक है, कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ, लोअर साइड ऑफ द टंग आर अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग दैम। और स्टमक में क्या क्या होता है, वाटर का, सिंपल शुगर्स एंड एल्कोहल का। ठीक है, इसमें हो जाता है, स्टमक में डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सभी चीज़ों का होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड अब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। ठीक है, अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कुछ वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है। तो बहुत ही ईजी है, समझ आ गया यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये भी देख ही लेते हैं, लास्ट लास्ट रह गया है, बस चैप्टर ख़त्म होने वाला है। सो द absorbed substance finally reach to the tissue and utilize them for their activities। उसके बाद में क्या होता है, absorb हो गया, उसके बाद टिश्यूज़ तक उनको पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद में उनका यूज़ कर लिया जाता है एनर्जी का, ठीक है। उसके बाद में ये सब लिखा हुआ है, अपने आप पढ़ेंगे आप। उसके बाद आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, जॉन्डिस दे रखा है, इतना ही है ना, यस, तो इतना ही निकाल लेते हैं पहले हम। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, जॉन्डिस दे रखा है, फाइन। इसमें क्या होता है, लिवर अफेक्टेड हो जाता है, इसीलिए पूरी बॉडी, स्किन, आई, नेल्स सब कुछ कैसे हो जाते हैं, बिलरुबिन की वजह से येलो कलर में हो जाते हैं, बाइल पिगमेंट की वजह से, ठीक है। उसके बाद आता है वोमिटिंग आ जाता है, वोमिटिंग क्यों हो जाता है, वैक फ्लो हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, ठीक है, इजेक्शन मतलब मुंह से निकल आती हैं पेट वाली चीज़ें सारी, ठीक है, खाया पिया सब बाहर, ठीक है। ये क्या होता है, एक टाइप का रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है, और ये कंट्रोल किया जाता है वोमिट सेंटर, दैट इज़ मेड्यूला, ओके। फीलिंग ऑफ नोजिया, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब, ठीक है। अब आता है डायरिया। डायरिया क्या होता है, द abnormal frequency ऑफ बॉल मूवमेंट, ठीक है, बॉल मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी, बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, जबकि फीकल डिस्चार्ज होता है तब, ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डायरिया, ठीक है, मतलब कि फीकल होता है, वो लिक्विडी फॉर्म में निकलेगा, उसे बोलेंगे हम डायरिया। इट रिड्यूस द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये क्यों होता है, क्योंकि अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है फूड उसकी वजह से, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है फूड का अब्जॉर्प्शन, ठीक है। आ जाता है कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन द feces आर retained within the colon as the bowel movement occur irregularly, ठीक है। indigestion में क्या होता है, in this condition the food not properly digested leading to the feeling of fullness, ठीक है। द कॉज ऑफ indigestion आर inadequate enzyme secretion anxiety, ये मतलब ठीक है ना, फूड पॉइजनिंग या ओवर ईटिंग की वजह से भी हो सकता है, या फिर स्पाइसी फूड की वजह से हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें। अरे कुछ रह गया है यहाँ पे, ये क्या है, अरे ये कुछ नया सा ऐड हुआ है क्या, माल न्यूट्रिशन के बारे में दिया हुआ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। एक्चुअली ये हमारी पुरानी एनसीईआरटी में दिया नहीं था, तो इसे देख लेते हैं, ठीक है ना, क्या है। भाई चेंजेस हो गए हैं एनसीईआरटी में भी, नहीं देखे मैंने, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, पढ़ना ही तो है। सो PEM ये क्या है, डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, आ देखो, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन ऑफ एंड टोटल फूड कैलोरी आर वाइड स्प्रेड इन द मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। इनमें क्या हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं पेम, ठीक है, PEM दैट इज पेम। ये क्या है, माल न्यूट्रिशन के केसेस हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है। कौन सी कंट्रीज़ में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वैसे तो इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना। में अफेक्ट द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग थ्रू द, क्या है ये, फेमाइन लिखा हुआ है, ठीक है, फेमाइन एंड द पॉलिटिकल टर्मोइल, दिस हैपन इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लाइब्रेशन, एक मिनट पढ़ने दो हमें, लाइब्रेशन बार एंड इथोपिया ड्यूरिंग द, देखो क्या हो रहा था, ये जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, बच्चों को खाना नहीं मिलता, तो उनको क्या होता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, जैसे कि जहाँ पे, और सबसे मेन एग्जांपल दिया बांग्लादेश, बेचारा गरीब देश है, वहाँ पे बच्चों को खाना नहीं मिलता, तो ज़्यादातर कहाँ पे होता है, बांग्लादेश में ऐसा माल न्यूट्रिशन हो जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ कहीं नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है किसी बेबी को खाना नहीं दिया जाए, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दिया जाए, तो उसको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, तो ठीक है, वही दे रखा है। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है हमको बांग्लादेश, ठीक है ना। वहाँ पे क्या वो बार वगैरह हुए, तो उस टाइम पे वो सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आ गई होंगी, ठीक है। पेम अफेक्ट्स इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस, ठीक है, और क्या करता है, ये दो टाइप की डिजीज़ कर सकता है अगर माल न्यूट्रिशन हो जाता है। पहला होता है मारसमस एंड दूसरा होता है कवाशिकोर, ठीक है। कौन सा होता है, कवाशिकोर होता है, मारसमस, ये तो मेरे को पहले से लग रहा है चाइनीज़ नाम है, ठीक है, चाइनीज़ या कोरियन होगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखो, सबसे पहले आ गया है मारसमस का नाम आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मारसमस इज़ प्रोड्यूस बाय द स्टिमुलेशन इस साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की भी डिफिशियंसी हो रही है एंड कैलोरीज भी बहुत कम मिल रहे हैं बेबी को, ठीक है। तो इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स, सबसे ज़्यादा किस में होता है, इन्फेंट्स लेस देन ईयर इन एज,
yes, it is found in infants less than a year in age. ठीक है, समझ में आ गया. इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली बाय अदर फूड्स, मतलब एंड पुअर बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी वैल्यू. कब होता है? जबकि इन्फेंट है, बेबी है, छोटा बेबी है, एंड उसका मदर मिल्क नहीं दिया जा रहा है उससे, ठीक है, और दूसरे खाने वाने दिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? एनर्जी नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और प्रोटीन की भी कमी हो जाएगी. इसीलिए इस बच्चों को क्या हो जाएगा? मारसमस होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, दिस ऑफन हैपन इफ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और द चाइल्ड ब्रेथ. मतलब ये कंडीशंस दे रखी हैं, ऐसा क्यों हो सकता है? ठीक है, ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, मतलब कि बड़ा वाला बेबी भी बहुत छोटा है, छोटा वाला भी तो छोटा है ही है, तो इसकी वजह से ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है, इन मारसमस प्रोटीन्स डिफिशियंसी इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स एक्सट्रीम emaciation ऑफ द बॉडी एंड थिनिंग द लिम्ब रिजल्ट. इसमें क्या होता है? बॉडी पार्ट्स, हाथ पैर एकदम पतले दुबले हो जाते हैं, और ठीक है, हड्डियाँ दिखने लग जाती हैं. ये होता है मारसमस के अंदर. ठीक है, एंड द स्किन बिकम्स ड्राई थिन एंड रिंकल्ड. एकदम से बॉडी जो स्किन होती है पूरी सी बूढ़े लोगों की स्किन जैसी होने लग जाती है, एंड पूरा ड्राई एंड थिन, बिल्कुल पतले पतले हाथ पैर हो जाते हैं, ओनली मतलब हड्डी रह जाती है. ठीक है, ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन. ठीक है, क्या होता है? बॉडी वेट बिल्कुल कम हो जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, ये सब हो जाता है इसके अंदर. ठीक है, इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इज मेंटल. मतलब क्या होता है? मतलब कि सोचो, मतलब सही बात है यार, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उनकी ब्रेन में कहाँ से जाएगा भाई? कहीं पे खाना नहीं पहुँच पा रहा है, तो ना मसल डेवलप हो रही है, ना कि बोन्स डेवलप होंगी, ना ही ब्रेन डेवलप होगा, तो वो एक टाइप का मतलब अच्छा सा बच्चा नहीं बन पाएगा वो. ठीक है, अब बात आती है कवाशिकोर. क्या होता है? कवाशिकोर इज प्रोड्यूस बाय द प्रोटीन डिफिशियंसी. ठीक है, अकम्पेंड बाय कैलोरी डिफिशियंसी. इसमें सिर्फ कैलोरी की डिफिशियंसी हो रही है, उसमें क्या हो रहा था? मारसमस में हो रहा था प्रोटीन एंड कैलोरी दोनों की हो रही थी. ठीक है, इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क, सेम चीज़, एंड बाय अ हाई कैलोरी और लो प्रोटीन डाइट. मतलब क्या हो रहा है? कैलोरी तो बहुत ढंग की दी जा रही है बेबी को, एंड बट प्रोटीन डाइट अच्छी नहीं दी जा रही, तो क्या होगा? वो भी मतलब बहुत छोटा है. ठीक है, तो लाइक मारसमस कवाशिकोर सोज वेस्टिंग मसल्स, थिनिंग लिम्स. ठीक है, एंड फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट होता है. बट अनलाइक मारसमस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन. मोर ओवर एक्सटेंसिव ओडीमा एंड स्वेलिंग एंड बॉडी पार्ट्स आर सीन. सोचो, स्वेलिंग भी हो सकती है. ओडीमा का मतलब होता है कि मतलब स्वेलिंग और ओडिमा सिमिलर से वर्ड्स है. ठीक है, तो ऐसे ही करके मतलब बॉडी फूल जाएगी, ऐसा कुछ हो जाता है मारसमस के अंदर. ठीक है ना, लेकिन जो हमारा कवाशिकोर था, ठीक है ना, नहीं कवाशिकोर, यस, अरे नहीं, कवाशिकोर की तो बात चल रही है. कवाशिकोर में ऐसा हो जाता है, बट मारसमस में क्या होता है? एकदम थिन हो जाएंगे. ठीक है, सारे लिम्स उसके. तो भाई यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म. तो इसी बात पे लाइक कर दो. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. ओके.